हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस अपनी क्लास। तो आज हम करने वाले हैं, कल तक हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, डीएसएसबी की, केवीएस की, एनवीएस की, आप किसी भी है ना हाई लेवल का आपका जो टीचिंग का एग्ज़ाम होता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए है। मैंने स्टार्ट किया है इस हिस्ट्री की श्रृंखला को राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक से, और राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे 500 प्लस जो हैं क्वेश्चंस हैं, यानी 500 प्लस जो क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं है, सारा का सारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो हम हर रोज़ 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं ताकि हम बोर ना हो और हमारा मन भी लगा रहे पढ़ने में। तो मैंने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं। 100 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किए थे और उसके बाद 100 क्वेश्चन हमने दूसरी क्लास में किए, और ये आपकी तीसरी क्लास है। तो आज हम 201 से स्टार्ट करेंगे और 300 पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो 500 प्लस क्वेश्चन है, तो ये मान के चलिए 5 वीडियो या 5 क्लासेस में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो टॉपिक हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पहले यही टॉपिक आपका शुरू किया। उसके बाद इससे कम जिसमें क्वेश्चन आते हैं जिस टॉपिक से, फिर हम वो लगाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक मैं आपको सारे कराऊंगी, जितने भी आपकी टीजीटी पीजीटी की बुक में हैं, आपके टीजीटी पीजीटी के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं कराऊंगी। बट मैंने स्टार्ट किया है वहाँ से जिसमें आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे अधिक। ठीक है, तो हर रोज़ मैं यही आपको क्लास में बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। नए हैं तो मैंने आपको इतनी जानकारी दे दी है। आप फर्स्ट क्लास देखोगे तो आपको वहाँ से अधिक जानकारी मिल जाएगी। वैसे इतनी ही जानकारी मैंने उसमें भी दी है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और स्टार्ट करने, और अभी जीआईसी का एग्ज़ाम हमारा लगा हुआ है, तो मतलब अभी डेट नहीं आई है, डेट आ जाएगी। तो जीआईसी का एग्ज़ाम तो होना ही है, और टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट और मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है वो आपको आसानी से और ईज़िली प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज पेन को बदल लेते हैं, बोर हो गए ना एक ही पेन को चलाते चलाते चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये आपकी नहीं लिखी गई है वॉइस ऑफ द सिटी। ठीक है, तो वॉइस ऑफ द सिटी के लेखक ओ हेनरी हैं। ठीक है, श्री लेखिका विजय लक्ष्मी पंडित हैं। विजय लक्ष्मी पंडित की प्रसिद्ध पुस्तक द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोरर थी। ठीक है, तो विजय लक्ष्मी पंडित की रोल ऑफ वुमेन इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, और द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया है, और प्रेजेंट डेज है, और इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस अ पर्सनल मेमोरर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, लाला लाजपत राय की मृत्यु, विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश, और रॉलेट एक्ट। तो भैया सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, उसके बाद जो हुआ वो हुआ विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश हुआ है। ठीक, उसके बाद लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई है। फिर फिर गुरुद्वारा सुधार अधिनियम, फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट 1919 के द्वारा भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ये कानून बनाया था। नवंबर 1923 में विधान परिषदों में स्वराज दल का प्रवेश हुआ। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के दौरान दिसंबर 1928 में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, और गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 ईस्वी में पारित किया गया है। ठीक है, त्रिपुरी, जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है,
त्रिपुरी यानी कि जबलपुर की बात हो रही है, ठीक है। तो त्रिपुरी जहां 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ, मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद को त्याग दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी? तो अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी मोतीलाल नेहरू ने। असहयोग आंदोलन के समय मोतीलाल नेहरू ने अपनी अति समृद्ध वकालत को छोड़ दिया था। ऐसा उन्होंने असहयोग आंदोलन से संबंधित न्यायालयों के बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव के तहत किया। उनके साथ चित्तरंजन दास, पंडित नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी जैसे अनेक लब्ध प्रतिष्ठित वकीलों ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। नेक्स्ट है, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो भैया ये थे महेंद्र प्रताप, जो कि अफगानिस्तान में थे, ठीक है। तो 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप थे। ज्ञात है कि महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इस सरकार को जर्मनी और रूस ने भी मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो भैया ये आपके बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने। महात्मा गांधी बन चुके हैं बेलगांव अधिवेशन के, जो कि 1924 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू भी बन चुके हैं, गोपाल कृष्ण गोखले भी बन चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय नेताओं में बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने। इन्हें लोग प्रायः लोकमान्य तथा भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, 1907 में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? तो ये फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने। मैडम भीखाजी कामा महाराष्ट्र के पारसी परिवार से संबंधित थी और श्यामजी वर्मा की सहयोगी थी। 1902 में भारत छोड़कर यूरोप और अमेरिका के विभिन्न देशों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार करने लगी। वो पेरिस में रहती थी और शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी प्रचार वो पेरिस में रहती थी और उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अगस्त 1907 में स्टुअर्टगार्ड में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था। वहीं पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराया और इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो ये विरोध किया गया था कोकोनट कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1923 में काकीनाडा कोकोनट कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा विरोध किया गया और इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों ने बम्बई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग किया था। तो गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था, ठीक है। राष्ट्रवादियों ने बंबई के निकट पहली बार गुप्त ट्रांसमीटर का उपयोग भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था और विभिन्न केंद्रों से रेडियो प्रसारण का सर्वप्रथम कार्य उषा मेहता ने किया, जो अनंतर नवंबर 1942 में पुलिस द्वारा इसे खोज निकालने के बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से किसका कथन था? तो ये कथन था वेडरबर्न का। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल्व के रूप में हो रहा है, ये कथन वेडरबर्न का है। उन्होंने लिखा कि भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक उभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेसी आंदोलन से बढ़कर उभय द्वीप और कोई दूसरी चीज नहीं है। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो भाई नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के ना होने के कारण कांग्रेस के द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया और फलस्वरूप तत्कालीन भारत सचिव कौन थे? ब्रेकनहेड ने भारतीयों को सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर उसे ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट जो
है वो प्रस्तुत की गई। नेहरू रिपोर्ट की प्रेरणा यूएसए के बिल ऑफ राइट ऑफ यूएसए से ली गई थी। विशेष क्या है कि जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं, इसके सचिव थे। ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? तो अरविंद पर मुकदमा चला था अलीपुर बम मामले में। अलीपुर बम मामले में अरविंद घोष पर मुकदमा चला था और इस मामले में नरेंद्र गोसाई नामक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया था। नेक्स्ट है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब चलाया? तो उन्होंने 1916 में चलाया था, बट उन्होंने सितंबर 1916 में चलाया और बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल 1916 में चलाया था। ठीक है, तो सितंबर 1916 में 1916 में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल आंदोलन अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। फलस्वरूप भारत सचिव को ब्रिटिश संसद में वक्तव्य देकर भारत को उत्तरदायी शासन प्रदत्त करने की बात कहनी पड़ी। इस कारण एनी बेसेंट ने अगस्त 1917 में होम रूल लीग को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो मूलतः ये होना था पूना में, पर हुआ कहाँ? बम्बई में। क्यों? क्योंकि प्लेग फैल गया था पूना में, इसलिए। ठीक है, तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन के आयोजन की घोषणा मूलतः पूना में किए जाने के लिए की थी, किंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण इसका स्थान परिवर्तित करके बम्बई कर दिया गया। क्वेश्चन है, 1916 में लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और 1916 में दिसंबर 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और इसके तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग क्या करी थी? मान ली थी। 1916 के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो जिसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था और इसमें कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल को मान ली और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने करी है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की और मुस्लिम लीग की जिन्ना ने करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। इस आंदोलन की शुरुआत अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा की गई थी। आगे चलकर गांधी जी इस आंदोलन से जुड़ गए और इसमें गांधी जी के जुड़ने का कारण स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिम सहयोग को बढ़ाना था। नेक्स्ट है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना यूएन मुखर्जी और लाल चंद्र ने की थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 में यूएन ने और लालचंद ने की थी। लालचंद ने हिंदू हितों पर बल दिया और हिंदुओं में पृथकतावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया। 15 में 1900 महासभा की स्थापना के बाद वे इसके सक्रिय रूप से जुड़े रहे और ये लाला लाजपत राय के निकट सहयोगी भी थे। ठीक है, कपिल राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका है बारदोली सत्याग्रह से। ठीक है, तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूर एवं बंधुआ मजदूरी से संबंधित है और इस पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में काम करना होता था। कपिल राज को गांधी जी ने रानी पराज वनवासी की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन आपका कलकत्ता में संपन्न हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 के कलकत्ता अधिवेशन और 1893 के
लाहौर अधिवेशन तथा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है? तो भैया पहले हुआ लखनऊ समझौता, फिर हुआ चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, नीचे लिखती हूँ, 1916 में आपका हुआ है लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया 17 में, फिर असहयोग आंदोलन हो गया, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो लखनऊ समझौता 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, सहयोग आंदोलन 1920 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। अरे हाँ 1930 में होता, 22 लिख दिया मैंने। कथन कहता है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था जिसमें सभी संप्रदायों का प्रतिनिधि सरकार को है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो गदर पार्टी का जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी समाज को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुआ। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष चौहान सिंह भाकना थे। अन्य संस्थापक सदस्यों में केसर सिंह उपाध्यक्ष, लाला हरदयाल महामंत्री, लाला ठाकुर दास आदि थे। 21 अप्रैल 1913 को पारित प्रस्ताव में कहा गया कि गदर पार्टी हथियारबंद इंकलाब की मदद से अंग्रेजी राज से भारत को आजाद कर कौमी जमहूरियत गणतंत्र स्थापित करेगी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं। निम्नलिखित में से दादा भाई नेरोजी के लगभग साथ साथ किन दो अन्य नेताओं ने धन बहिर्गम की बुराई की ओर संकेत किया? तो ये किया था आपका बताओ कौन कौन हो सकते हैं? अंबेडकर, आर बोस, एमजी राणा डे, रमेश चंद्र दत्त। तो ये हो सकते हैं आपके सी और डी, यानी कि एमजी राणा डे और रमेश चंद्र बोस। ये मुझे भी नहीं मालूम था। धन निष्कासन के सिद्धांत का वर्णन सबसे पहले दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। भारतीय पूंजी के निष्कासन की चर्चा करने वाले लोगों में आर.सी. दत्त का विशिष्ट स्थान रहा और महादेव गोविंद राणा डे ने भी धन निष्कासन की चर्चा की है। किसान आंदोलन और नेता को मिलाइए भाई। तो यहाँ पर आपके फ़कीर जो हैं वो मंजू शाह हैं। फ़कीर आंदोलन के, फ़कीर किसान आंदोलन था और इसके नेता हैं मंजू शाह। उसके बाद रामोसी किसान आंदोलन के नेता हैं चित्तूर सिंह। पागलपंथी किसान आंदोलन के नेता हैं कर्म शाह और बिहार किसान सभा के नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दी गई थी? तो भगत सिंह के साथ जतिन दास को फांसी नहीं दी गई थी। 23 मार्च 1931 को सांडस हत्याकांड और लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शिवराम को फांसी दी गई थी। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण लाहौर सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी। तो गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ की गई थी। ऐतिहासिक दांडी की यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से हुआ। अपनी लंबी पदयात्रा के उपरांत 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर अवैध रूप से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 1905 में बंगाल विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में अलगाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। ये बिल्कुल सत्य है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा की गई। ये भी बात सही है। लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण अग्रिम कदम था। ये भी सही है। लेकिन स्वदेशी आंदोलन गांधी जी ने 1905 में शुरू नहीं किया था। ठीक है, ये गलत है आंसर आपका। तो स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को काला दिवस मनाया गया और स्वदेशी आंदोलन को विधिवत घोषणा की गई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बंगाल विभाजन एक बेहद निर्मम भूल है। 1911 में दिल्ली दरबार के अवसर पर जॉर्ज पंचम, क्वीन मेरी और भारत सचिव मार्ले के संयुक्त हस्ताक्षर के प्रपत्र पर बंगाल विभाजन जो है वो समाप्ति की घोषणा की गई। ठीक है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। चलो मिलाते हैं भाई। अनुशीलन समिति के कौन है भाई? विनायक दामोदर सावरकर की अभिनव भारत के हैं। तो अभिनव भारत के हैं विनायक दामोदर सावरकर। इसमें क्या बोला गया? सही उत्तर का चयन करना है। अच्छा, तो
तो गदर पार्टी के लाला हरदयाल हैं, ये बिल्कुल सही है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी HSRA के हैं सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह, ये भी सही है। ठीक है, अब अभिनव भारत के विनायक दामोदर सावरकर हैं और अनुशीलन समिति के आपके कौन थे? वारिंद्र कुमार और भूपेंद्र दत्त। ठीक है, तो 1913 में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया। कहाँ किया? अमेरिका में किया। अनुशीलन समिति वारिंद्र कुमार और भूपेंद्र दत्त के द्वारा 1907 में कलकत्ता में स्थापित की गई। 1904 में VD सावरकर ने नासिक में अभिनव भारत की स्थापना करी और इसी प्रकार सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह के द्वारा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई, HSRA की। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो बाबा रामचंद्र ने किसानों को अवध में संगठित किया था। बाबा रामचंद्र 1920 के मध्य एक किसान नेता के रूप में सामने आए और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना प्रारंभ किया। ये तुलसीदास के रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा अवध के किसानों को प्रेरणा प्रदान करी। नेक्स्ट है, अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो ये राधा कृष्णन शामिल नहीं थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, श्री राजगोपालाचारी शामिल थे और जगजीवन राम भी शामिल थे। अगस्त 1946 में घोषित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में निम्न में से डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मिलित नहीं थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू ने 12 सदस्यीय अंतरिम सरकार का गठन किया था। इसमें शामिल होने वाले कांग्रेस सदस्य थे पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, अरुणा आशफ अली, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर जॉन मथाई, शरद चंद्र बोस, सैयद अली जहीर, CH भाभा और जगजीवन राम व सर सफाद अहमद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? तो मोहम्मद शफी ने भाग नहीं लिया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सम्मेलन में SR जयकर, सरदार मंगल सिंह और सर इमाम शामिल हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समर्थन दिया गया था। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। इस आंदोलन के अंतर्गत कर अदायगी को रोकना, नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को समर्थन दिया गया था। किसने 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। ओहो, बाहर का नॉइस ना। 1920 में बम्बई में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने करी और इसके संस्थापक नारायण मल्हार राव जोशी थे। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल को नियुक्त किया गया था। ठीक, आगे बढ़े। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो भैया स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1923 में हुई थी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। किसके द्वारा? CR दास के इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। इसका उद्देश्य भारत को स्वराज दिलाना, सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न करना भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? तो 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही था विनोबा भावे। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसके लिए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे चुने गए और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया था? तो स्वराज दल का जो गठन है वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। यहाँ स्वराज दल से मतलब है स्वराज पार्टी से। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद भारतीयों में राजनीतिक चेतना बनी रहे और अंग्रेजी नीतियों को अंग्रेजों के ही सदन में विरोध किया जाए, इस नीति पर कार्य करते हुए 1923 में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया और इसके अध्यक्ष CR दास और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? तो ये आपके A.O. ह्यूम है जो नहीं बने थे। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और प्रथम महासचिव थे। उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की, जबकि जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद 1888 अधिवेशन की अध्यक्षता की है और विलियम वेडरबर्न ने बम्बई में 1889 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और हेनरी कॉटन ने बम्बई अधिवेशन 1904 की अध्यक्षता की थी। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय गान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था। तो बिल्कुल रचा था भाई। राष्ट्रीय गान नहीं रचा था, राष्ट्रीय गीत रचा है, ठीक है, तो ये गलत है। भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, बिल्कुल गलत, हरे रंग की नहीं है भैया। कौन सा रंग की है? केसरिया। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, बिल्कुल अपनाया गया, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है और इसमें नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 5 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बम्बई अधिवेशन में कुल 10 महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें से 5 भारतीय महिलाएं थी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन था जीरो आवर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, ठीक है। आगे है, महिला मंत्री ये कट गया तो चलो, 1936 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं वो महिला मंत्री बनी थी और संयुक्त प्रांत में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत चुने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल हुए। तो अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। 2 सितंबर 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ और शुरुआत में मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित नहीं थी, किंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हुए, किंतु सहयोग की भावना से नहीं अपितु एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने हेतु। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भैया सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1925 में कानपुर में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था, ठीक है। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। उन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी कहा करते थे कि मैं धर्म और जाति से परे एक भारतीय हूँ। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो भैया वायसराय थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है तो उस समय वायसराय थे डफरिन। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था, जो कि 1884 से 1888 तक शासन में रहा। लिटन जो है वो 1876 से 80 तक के समय में 1878 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम अर्थात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। रिपन जो कि 1880 से 84 तक रहा, उसके समय में 1882 में लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द करते हुए उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया। लैंसडाउन 1888 से 94 तक रहा और इसके समय में सम्मति आयु अधिनियम 1891 के तहत भारत के लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया भैया बताओ? तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द किया गया था जब जॉर्ज पंचम आए थे, ठीक है। तो वायसराय हॉर्डिंग द्वितीय जो 1910 से 1916 के कार्यकाल में दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में हुई थी। कौन सा कथन स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में असत्य है? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो बिल्कुल हुआ है। 1907 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग का जो गठन है वो 1906 में हुआ था। पार्लियामेंटो सुधारों और मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार द्वारा मुस्लिमों को स्वतंत्र चुनाव अधिकार मिला था, बिल्कुल मिला था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन था वो 1907 में कराची में किया था और दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो भैया थे जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूले नामक प्रथम यूरोपीय व्यक्ति को अध्यक्ष चुना गया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। विलियम वेडरबर्न के
ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1889 की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। विलियम वेडरबर्न ह्यूम के जीवनीकार के रूप में भी जाने जाते हैं। 1894 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब चुने गए थे और इसी अधिवेशन में सूती उद्योग को संरक्षण मिला था। निम्नलिखित महिलाओं में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता थी? तो भैया एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता सरोजनी नायडू थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ही सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में समाज सुधारों से संबंधित कार्यक्रम भी चलाया गया। नेक्स्ट है 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये की थी वी.आर. शिंदे ने। ठीक है, तो 1906 में मुंबई में वी.आर. शिंदे ने डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना करी और इसका उद्देश्य निम्न जातियों के स्तर को उठाना और उन्हें समाज धर्म और शिक्षा के क्षेत्र में उचित स्थान दिलाना था। निम्न में से किस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधि से सम्मानित हुए? तो ये था भैया बारदोली सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? बारदोली। बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी के आंदोलन में मिली सफलता के परिणाम स्वरूप सूरत के बारदोली के किसानों ने लगान वृद्धि के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया और वहां के कृषक नेताओं ने पटेल को आंदोलन का नेतृत्व करने को कहा और 4 फरवरी 1928 को उन्होंने नेतृत्व की कमान अपने हाथों में ली और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप उन्हें ये उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, नेक्स्ट है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को आरंभ किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में किया था। वी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा के सहयोग से उन्होंने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? तो ये हो गई थी जतिन दास की। जतिन दास ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने जेल में अनशन करते हुए 64 दिन के उपरांत 13 सितंबर 1929 को वीरगति को प्राप्त हुए और उन्होंने जेल में बंद साधारण अपराधियों की बजाय राजनीतिक बंदियों का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़ताल की थी। निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है? तो अब्दुल गफ्फार खां सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध है। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई। उन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1932 में पूना समझौते से कौन प्रत्यक्ष प्रभावित हुए हैं? तो दलित जो है वो प्रभावित हुए थे पूना समझौते से। तो 24 सितंबर 1932 में हुए पूना समझौते से प्रत्यक्षता दलित वर्ग के लोग प्रभावित हुए और इसके तहत प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें जो है वो आरक्षित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30 सितंबर 1932 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हरिजनोत्थान के लिए 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी जो आगे चलकर हरिजन सेवक संघ के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन कहाँ किया है? तो ये किया है सिंगापुर में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन सिंगापुर में किया और यहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया। बंगाल के विभाजन को निरस्त करने के लिए कौन याद किया जाता है? तो हॉर्डिंग याद किया जाता है। ठीक है, बंगाल विभाजन को निरस्त करने में हॉर्डिंग की महत्वपूर्ण भूमिका थी और इन्हीं के कार्यकाल में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुआ और वहां भारतीय तिरंगा ध्वज को फहराया? तो ये था मैडम भीखाजी कामा। 1907 में मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में हिस्सा लिया और वहीं पे 22 अगस्त 1907 को भारत का प्रथम राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया गया। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। ठीक है, तो इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और 28 अप्रैल 1916 में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना करी और तिलक के 5 महीने के बाद एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना करी।
एनी बेसेंट अपने पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा तथा तिलक ने मराठा एवं केसरी के माध्यम से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क में हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले न्यूयॉर्क में हुई और इसकी स्थापना मैडम एच.बी. ब्लास्की ने 1875 में की। बाद में 1882 में मद्रास के अडियार में सोसाइटी का मुख्यालय खोला गया और इस संस्था का उद्देश्य भारत के लोगों में राष्ट्रीय गौरव एवं भाईचारे का विकास करना था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहां से किया है? चंपारण से। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण से 1917 में शुरू किया। चंपारण आंदोलन कृषकों से जुड़ा हुआ था और इसी के सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी है। 1923 के विधान परिषद चुनावों में स्वराज पार्टी ने कहां पर बहुमत हासिल किया? मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में। तो 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस में बहुमत हासिल करी और 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हासिल हुई। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एन.एम. जोशी। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता एन.एम. जोशी ने की थी और इसी समय इसमें प्रथम विभाजन हो गया जिसका मूल कारण साम्यवादियों और सुधारवादियों के बीच मतभेद था। निम्न में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया? तो ये सूरसेन ने। ठीक है, तो चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ सूरसेन ने तिरंगा ध्वज लहराया। सूरसेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे और इनके द्वारा चटगांव में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का संस्थापक वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने 1904 में नासिक महाराष्ट्र में की थी और ये गुप्त संगठन था और इसका वार्षिक सम्मेलन क्रांतिकारियों के द्वारा आयोजित होता था। ठीक है, आगे बढ़े। आगे है कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों का विभाजन अपरिहार्य हो गया? तो ये 1907 में हुआ था। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में कहां पर हुआ? सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो रासबिहारी घोष थे और इसी अधिवेशन में नरम और गरम दल दो भागों में कांग्रेस क्या हो जाती है? बट जाती है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई है। तो ये दी गई है दादाभाई नौरोजी को। ठीक है, दादाभाई नौरोजी का जन्म महाराष्ट्र के एक पारसी परिवार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1825 में हुआ था। ठीक है, और वो पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। कब? 1892 में। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से पुकारते थे। इस तरह दादाभाई नौरोजी निश्चय ही अभूतपूर्व व्यक्ति थे और वे भारत के ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो ये की नागपुर अधिवेशन 1920 में। 1920 में ही नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की और चक्रवर्ती विजय राघवाचार्य ने अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। नेक्स्ट है इंग्लैंड में सार्वजनिक तौर पर वितरित करने के लिए 1930 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट की पहले भाग की चर्चा का विषय था। तो ये था संवैधानिक प्रगति। ठीक है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी और इसी के तहत साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 में हुआ। भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और साइमन कमीशन रिपोर्ट को इंग्लैंड में 1930 में सार्वजनिक किया जिसका प्रमुख विषय संवैधानिक विकास था। ठीक है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? सूरसेन के नाम से। बंगाल में सूरसेन जो गांधी के असहयोग आंदोलन के नेता ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना करी। सूरसेन क्रांतिकारी गतिविधियों के तहत 18 अप्रैल 1930 को अंग्रेजों के युद्ध की घोषणा करते हुए चटगांव, बारीसाल आदि स्थानों पर बोल दिया था। क्रांतिकारी ने मास्टर दा कहते थे और 16 फरवरी को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कब? 1930 में। 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे नंदलाल बोस। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में जहां राजनीतिक उथल पुथल थी वहीं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रगति भी हो रही थी। बंगाल में विकास तेजी से हो रहा था और इसी क्रम में 1907 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना करी। उसके बाद प्रदत्त द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन कॉलेज में एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता रविन्द्रनाथ बोस थे। नेक्स्ट है
असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 और 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो ये थे एससी बोस। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 तक चला, और इसके बाद चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इसे स्थगित कर दिया। शिक्षण संस्थाओं का असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ, और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने और लाला लाजपत राय ने शिक्षा का बहिष्कार किया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो ये थे JL नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया, और अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार था? तो इरविन जिम्मेदार था। साइमन आयोग की नियुक्ति करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव ब्रेकन हीड लगातार ये राग अलाप रहे थे कि भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव करने में असमर्थ हैं, जिसे सभी भारतीय राजनीतिक दल को स्वीकार हो। ब्रिटेन में होने वाले 1929 में आम चुनावों को ध्यान में रखकर सरकार ने 9 नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति करी, और इस कमीशन में अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे: जॉन साइमन, मिस्टर बाथम, स्ट्रैथकोना, लेनफोर्स, कैडिगन, एटली और बर्नोड हार्ट शोन। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था? नाइटहुड। तो 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी का दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में गोलीकांड और नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया। सभा स्थल पर जनरल और डायर ने बिना सूचना के गोली चलवा दिया था, जिसमें काफी लोग मारे गए, और इस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी। आजाद हिंद फौज का गठन कब और किसने किया है? तो ये मोहन सिंह ने किया है 1942 में। जून 1942 में एक भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस और मोहन सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता लीग का बैंकॉक नगर में गठन किया। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जिन्हें भारतीय स्वतंत्रता लीग या आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। एल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? रिपन के। तो जॉर्ज फेडरिक सैमुअल रॉबिन्सन प्रथम मार्विक्स ऑफ रिपन भारत में 1880 से 1884 तक गवर्नर जनरल तथा वायसराय था। उन्होंने भारतीयों के लिए बहुत कार्य किया, जिसमें प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास करना, आर्थिक विकेंद्रीकरण आदि प्रमुख, लेकिन एल्बर्ट बिल विवाद के कारण त्यागपत्र दे दिया। निम्नलिखित को इनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये है आपका दक्कन अशांति 1874 से 75, पावना विद्रोह 1873 से 76, नील विद्रोह 1859 से 60, तमिलनाडु के पोली गिरोह है विद्रोह 1799। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? तो ये थे नवाब सलीमुल्लाह खां। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति, तो भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल थे। भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे। असहयोग आंदोलन का विरोध करने के कारण विपिन चंद्र पाल का महत्व कम हो गया। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक अपने मृत्यु प्रयत्न भारतीय राजनीति में छाए रहे। गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? गदर पार्टी को हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में लाला हरदयाल के सहयोग से हुई है, और इसको पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नाम से जाना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती है? रिपन की। तो रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 में है, और इसके समय में फैक्ट्री बिल अधिनियम 1881 तथा प्रसिद्ध एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्नलिखित पूर्ण में सही उत्तर का चयन करिए। तो शतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस। तो ये आपका जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ 1908 में, अहमदाबाद बम केस हुआ 1909 में, सतारा षड्यंत्र केस 1910 में और पेशावर षड्यंत्र केस 1923 में। नेक्स्ट है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये है सचिंद्रनाथ सान्याल। बंदी जीवन की रचना महान क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल ने की थी, और बंदी जीवन पुस्तक को क्रांतिकारियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति किसने करी है? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी है। गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको अध्यक्ष
बनाया। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम महामंत्री कौन थी? तो ये दीवान चमनलाल। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और इसके प्रथम महामंत्री दीवान चमनलाल थे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत हुई है तो ये हुई है एस कृष्ण वर्मा के द्वारा। खुदीराम बोस संबद्ध थे, तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से संबद्ध थे। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल में 3 दिसंबर 1980 में हुआ था और ये मुजफ्फरपुर से संबद्ध थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो ये अलीवर्दी खां ने। 1740 से बिहार का नया सूबेदार अलीवर्दी खां एक विद्रोह के द्वारा बंगाल का नवाब बन गया और इसकी स्वीकृति उसने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से प्राप्त कर ली। अलीवर्दी खां योग्य था और उसने बंगाल से अंग्रेजों को निकाल दिया। उसका विचार यूरोपीय मधुमक्खी है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट के मार डालेंगी। अलीवर्दी खां की बात भविष्य में सत्य हुई। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? तो शहादत खां था। तो पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। अवध राज का संस्थापक शहादत खां बुरहानमुल था और उसने मोहम्मद शाह के समय मुगल राज से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था राजमहल में। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन, जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध अपना रोष प्रकट किया और सिद्धू कानू के नेतृत्व में कंपनी के शासन के अंत करने की घोषणा कर दी तथा अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वह विस्तृत सैन्य कार्यवाही के बाद ही 1856 में स्थिति नियंत्रण में आई। सभी आदिवासियों के विद्रोह में संथाल विद्रोह सबसे सशक्त विद्रोह था और सरकार ने संथालों के विद्रोह के कारण संथाल परगने का निर्माण करके उनके विद्रोह को शांत कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध नहीं थी? तो तोरू दत्त नहीं थी। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी संगठन ने चटगांव आर्मरी रेड में महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त, बीना दास सम्मिलित थी और बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर स्टैनले जैक्सन को गोली मार दी। और 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया। इन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है और 4 मार्च 1856 को बंगाल में जन्मी तोरू दत्त अंग्रेजी भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं आपकी कानपुर अधिवेशन 1925। कानपुर अधिवेशन 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया था। वो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई और इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस के एक प्रमुख नेता हजरत मोहन ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा परंतु पारित नहीं हो सका। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय गरम दल के नेता थे और 1928 में भारत आए साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किया और इसी विरोध के दौरान पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने अनहैप्पी इंडिया की रचना की थी। उन्होंने पंजाबी और वंदे मातरम समाचार पत्र आरंभ किए और एक अंग्रेजी पत्र द पीपल आरंभ किया था। किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? तो भगत सिंह और बीके दत्त ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केनी विधानसभा में उस समय 2 बम और कुछ पर्चे फेंके जब सभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और केनी असेंबली बम कांड में उन पर मुकदमा चलाया गया। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या ये बढ़ाई गई थी। तो सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को जेल में अनशन पर बैठ गए। उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ और इसके अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए। लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? 1931 में। ठीक है, भारतीय प्रेस आपातकालीन शक्तियां अधिनियम 1931 में पारित किया गया। 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में राजनीतिक आंदोलन में आई गति और महात्मा गांधी के द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण सरकार ने 1931 में भारतीय समाचार पत्र आपातकालीन शक्तियां अधिनियम पारित किया गया और इसमें प्रांतीय सरकारों को सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां दे दी। नेक्स्ट है डांडी स्थित है। तो डांडी आपका नौसारी में स्थित है। डांडी समुद्र के किनारे नौसारी
नवसारी जिले गुजरात में स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। जलियांवाला बाग दुर्घटना हुई है 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही सभा में जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति जो है वो मारे गए। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपके 300 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो ये क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई और आप देख सकते हो ये जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2012 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जीआईसी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फीडबैक ज़रूर दिया करिए। ठीक है, अब हमने आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। अब कल हम 301 से शुरू करेंगे और 400 तक कर लेंगे। ठीक है, तो आपकी अब 3 क्लासेस होंगी क्योंकि 500 प्लस क्वेश्चन है इस टॉपिक में, तो 300 तो कंप्लीट हो गए हैं, तो 3 क्लासेस और होंगी आपकी। ठीक है, कल 400 तक हो जाएंगे, परसों 500 हो जाएंगे और जो प्लस क्वेश्चन है वो हम उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो आपकी बस 3 क्लासेस में ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। कैसी लग रहा है क्लास ज़रूर बताइएगा, और यूज़फुल है या नहीं ये भी बताइएगा। मुझे तो सब यूज़फुल इसलिए लग रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ हम एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो क्वेश्चन है बस उसी के बारे में दिया हुआ है, उसके साथ जो ऑप्शंस लगे हुए हैं वो भी हैं और एक्स्ट्रा भी कभी कभी मतलब हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है पढ़ने को। तो मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन्स, और इस तरह से डिस्क्रिप्शन अगर मिल जाए तो काफ़ी हद तक हमें नोट्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आप बताइएगा आप क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे बारे में, इस क्लास के बारे में। हाँ, मेरा विचार तो ऐसा है कि मुझे ठीक लग रही है। आप बताओ भाई, मैं तो करा रही तो मुझे तो सही लगेगी। चलिए मिलते हैं कल, बाय।